नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे धातु एवं अधातु, जिसको इंग्लिश बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि धातु क्या होती है, मेटल क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है धातु, जिसको इंग्लिश बोलते हैं मेटल। मेटल बोलते हैं। धातु क्या होती है? तो धातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है आपका, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती है, मेटल कहलाती हैं। एग्जांपल सुनिए, जैसे आयरन है, आयरन का प्रतीक क्या होता है? ये होता है एफ ही होता है, ठीक है। कॉपर है, कॉपर का प्रतीक क्या होता है? सीयू होता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? एल होता है। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? एमजी होता है। सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और लेड है, लेड का प्रतीक पीबी होता है। और जेडन है, जेडन का जिंक है, जिंक का प्रतीक क्या होता है? जेडन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सोडियम का लेते हैं, सोडियम का प्रतीक होता है Na। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब देखिए, जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का उदासीन अवस्था में, है ना, उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होंगे। और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन भी क्या होंगे? 11। उदासीन का मतलब है उस तत्व पर किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो। तब क्या होता है? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 20 तक के तत्व आपको याद करना जरूरी है। अब हम समझते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको किस में बढ़ते हैं? कोष में बढ़ते हैं, सेल में बढ़ते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेल और हिंदी बोलते हैं कोष। तो इलेक्ट्रॉन को कोष में भरा जाता है। और किसी भी कोष में सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर लिख देता हूं, किसी भी कोष सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में वो कितने आएंगे? वो आएंगे, इसका फॉर्मूला है 2n²। इतने आएंगे किसी भी कोष में। अगर पूछे पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम क्या कर देंगे? n का मान क्या रखेंगे? 1। तो रखिए पहले कोष के लिए, तो 2 गुणा n का मान 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब बात लेते हैं दूसरे कोष में, तो n का मान क्या लूंगा? 2। तो लीजिए, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया है? 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 दूनी 8। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो हम इलेक्ट्रॉन भरे। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 11। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर एक कोमा लगा दीजिए। फिर दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। तो ये लीजिए 8। कितने टोटल? 11। कितने बढ़ दिए? 8 और 2 10। कितना बचा? 1। ये बाहरी कोष में चला जाएगा क्योंकि एक ही बच रहा है, तो एक भरेंगे बाहरी कोष में, ठीक है। अब नियम ये कहता है कि कोई भी जो तत्व है वो अपना स्थायित्व बनाए रखना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। स्थायी कैसे होगा? जो उसका बाहरी कोष है, सबसे बाहरी कोष, और सबसे बाहर कौन है? ये वाला है। इस सबसे बाहरी कोष में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तभी वो क्या होगा? स्थायी होगा। इसलिए वो स्थायी होने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करेगा। तो ये 8 करना चाहिए। तो इसमें दो क्या है? शर्तें हैं। क्या? कि अगर ये 8 करना चाहेगा इस एक को, तो क्या करेगा? किसी से क्या लेगा? 7 लेगा। अगर 8 करना चाहेगा तो ये क्या कर देगा? एक किसी को दे देगा। तो बारीकों से क्या बन जाएगा? 8 वाला, और इसमें 8 हो जाएंगे। अब बताइए कौन सा काम आसान है? 7 लेना आसान है या फिर एक त्यागना आसान है? तो सरल सी बात है, एक त्यागना आसान है।
तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या फिर लिया जाता है वही क्या हो जाती है, किसी भी तत्व की संयोजकता हो जाती है। तो जो सोडियम है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि कितना त्याग रहा है ये स्थायी होने के लिए, एक, तो एक हो जाएगी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो +1 कर देंगे। ठीक है, तो संयोजकता है वो तो कितनी हो गई है, एक, और ये जो प्लस होता है ये क्या क्या बताता है कि ये क्या है, धातु है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप खुद करिए उसको। ठीक है, देखते हैं कौन करता है। जैसे मैं लेता हूं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 12। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 ही होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12। अब हम इसकी संयोजकता निकालते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्लास कोष में, सेल में। तो सबसे पहले सबसे वाले कोष में, पहले कोष में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे वाले कोष में 8, कितने बढ़ गए हैं, 8 और 2 10, टोटल कितने हैं, 12। कितने बचे इसके पास, 2, तो बाहरी कोष में ये 2 बढ़ दिया जाएगा। अब ये क्या करना चाहेगा, सबसे बाहरी कोष को पकड़िए। सबसे बाहरी कोष कौन सा है, ये वाला है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसमें क्या करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ले दे करके। ठीक है, अब अपने बाहरी कोष में तो क्या करेगा, इस दो, ये 2 है बाहरी कोष में, तो 8 करना चाहेगा तो 6 किसी से क्या लेगा, ये लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। या फिर क्या कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो बाहरी कोष क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मेरे को बताइए 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वही क्या त्यागे जाते हैं, फिर लिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, वही क्या हो जाती है, किसी भी तत्व की संयोजकता होती है। तो ये कितना त्याग रहा है, 2, तो इसकी संयोजकता है, वैलेंसी है, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है ना, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा, धन आयन। तो देखिए प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए क्या है, ये धातु है। और किससे संयोजकता कितनी आ गई है, 2 आ गई है। इस प्रकार से आपको 20 तक के तत्व याद होने चाहिए, और इस प्रकार से 20 तक के तत्व की संयोजकता निकालना आपको आनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे मैं नया पेज लेता हूं और कोशिश करते हैं, आपसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो ये लीजिए, हम निकालें किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। ये क्या है, क्लोरीन का प्रतीक है Cl, क्लोरीन। चलो जो Cl है, क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, ये कितना है, 17 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 17 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या भरेंगे, कोष में अर्थात सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसकी सहायता से क्या निकलते हमारे पास, संयोजकता निकलती है, और उसकी सहायता से हमें पता चलता है कि धातु है या फिर अधातु है। ठीक है, तो कोष में भरते हैं, कोष को इंग्लिश बोलते हैं सेल बोलते हैं। चलिए पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दूसरे वाले कोष में कितने आते हैं, 8। अब कितने बचे इसके पास, टोटल कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है, कितने बढ़ दिए, 10। कितने बाकी रहे, 7, तो 7 चले जाएंगे बाहरी कोष में। ठीक है, अब इसका सबसे बाहरी कोष कौन सा हो गया है, उसको पकड़िए, ये वाला हो गया है। अब इसमें ये क्या करना चाहेगा, अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, या तो किसी से क्या ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7, तो ये हो गया 1, ये हो गया 8, तो 8 हो जाएंगे ऐसे। या फिर क्या कर दे, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो बाहरी कोष ये बन जाएगा, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मेरे को बताइए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या फिर 7 देना आसान है, तो सरल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो Cl की, क्लोरीन की जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। अब ये क्या कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन किसी से लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये लीजिए माइनस चार्ज आ गया। और जिस पर माइनस चार्ज आता है वो क्या होती है, अधातु होती है, नॉन मेटल होती है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता एक हो जाएगी, और पूछे ये धातु है या फिर अधातु, तो ये क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। अब जो कैल्शियम है, Ca है, इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना है, 11 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सेल में अर्थात कोष में भरते हैं। चलिए कोष में भरते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनों को। टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सॉरी, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है, इसके लिए सॉरी। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और 20 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 11 तो होता है सोडियम का। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 20 इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे। तो पहले कोष में कितने आएंगे, 2, फिर दूसरे कोष में 8, दूसरे कोष के बाद में भी आप 8 8 भरना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है एक बार। तो तीसरे कोष में कितने आ जाएंगे, 8। कितने बढ़ दिए टोटल, तो 8 और 8 16 और 2 18 है। कितने टोटल इसके पास, 20। कितने बच रहे हैं, 2। तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहरी कोष में भर दीजिए। अब सबसे बाहरी कोष कौन सा हो गया है, ये वाला हो गया है। अब इसमें कैल्शियम क्या करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ले दे करके। तो क्या करेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर क्या कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। बताओ कौन सा काम आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो सरल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या फिर ग्रहण किए जाते हैं, वही क्या होती है, संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई है, 2। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका कर रहा है क्या, दे रहा है, त्याग रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, त्यागेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस वाला चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और जिस पर प्लस चार्ज आता है वो क्या होती है, धातु। तो आपका कैल्शियम है, ये क्या है, धातु है, मेटल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो धातु के बारे में हमने पढ़ लिया है। धातु क्या होती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है, जैसे आयरन हो गया है, कैल्शियम हो गया है, एल्यूमिनियम हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, सोडियम हो गया है, लेड हो गया है। ये क्या है, धातु है, मेटल है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है धातु के भौतिक गुण, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल के भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है धात्विक चमक। तो धात्विक चमक क्या होती है, कि जो धातु जो होती हैं ये अपने शुद्ध रूप में क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोने के हम गहने बनाते हैं, तो जब वो शुद्ध अवस्था में रहता है तो वो क्या करता है, चमकता है ना, चमकीला रहता है। जैसे आपकी चांदी है, जब वो शुद्ध अवस्था में रहती है तो वो चमकती है, चमकीली रहती है। तो धातु का जो ये गुण है, ये कहलाता है धात्विक चमक कहलाता है। ठीक है, तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, धातुएं जो होती हैं ये सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं, कठोर होती हैं, अधिकतर होती हैं। अपवाद भी होता है इसका, प्रत्येक धातु की कठोरता जो होती है वो अलग अलग होती है। यानी अधिकतर धातु जो होंगी वो क्या होंगी, ठोस होंगी,
और अलग अलग धातु की कठोरता क्या होगी, अलग अलग होगी। आगे देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता अर्थात मेलिएबिलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना व चांदी, यानी कि कोई धातु है उसको पीट करके हम पतली चादर में बदल रहे हैं, फैला रहे हैं, तो धातु का ये जो गुण है ये क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना है, चांदी है, पूछेगा सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सोने में। तो जो सोना है, मैं यहां पर लिख देता हूं सर्वाधिक आघात वर्ध्यता, सर्वाधिक आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्य धातु लिख देते हैं, वो क्या है, सोना है, गोल्ड है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है धातु के पतले तार के रूप में, यह है के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टाइल बोलते हैं तन्य को। ठीक है, मतलब धातु से पतले तार बनाने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। और जो सोना है, सोने में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। तो धातु के गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा धात्विक चमक, कि धातु जो होती है ये अपने शुद्ध रूप में क्या होती है, चमकीली रहती है। फिर हमने पढ़ा है आघात वर्ध्यता के बारे में। आघात वर्ध्यता क्या होती है, तो जो धातु होती है उनको पीट करके पतली चादर में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता बोलते हैं। और सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का जो गुण है वो सोने में पाया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा तन्यता। तन्यता क्या होती है, तो धातु को पतले तार में बदलने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। और सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है सोने में पाया जाता है। और सोने के बारे में क्या है, बात है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। देखिए आगे इसके अपवाद भी पढ़ेंगे कि कौन सी धातु जो कठोर नहीं होती है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है धातु जो है ये उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, तथा इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो ये हीट की क्या होंगी, कंडक्टर होंगी, सुचालक होंगी। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन कुछ धातुओं का क्या होता है, कम भी होता है। आगे देखिए, सिल्वर है, सिल्वर जो है जिसको बोलते हैं क्या, आपका चांदी बोला जाता है। और सिल्वर है, चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी होता है, ध्यान में रखना है। तो सिल्वर तथा कॉपर, कॉपर का प्रतीक क्या होता है, कॉपर को क्या बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं, तांबा। और इसका प्रतीक क्या होता है, सीयू होता है। तो सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर और कॉपर सर्वाधिक उष्मा के अच्छे चालक हैं, ध्यान में रखना है। अगला है लेड तथा मरकरी, उष्मा के क्या है, कुचालक हैं। देखिए सभी धातु क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती है, जिसमें से सिल्वर और कॉपर तो क्या है, सर्वाधिक है उष्मा के सुचालक। लेकिन ध्यान रखना है, लेड तथा मरकरी जो है ये उष्मा के क्या है, कुचालक है, यानी उष्मा का ये प्रवाह नहीं करते हैं। आगे है हमारे पास, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक, इंग्लिश में बोलते हैं ध्वनि को सोनरस कहते हैं। यानी कि हमारे पास धातु, जैसे स्कूल में पढ़ते तो स्कूल की घंटी होती है, तो स्कूल की घंटी को जब किसी पत्थर वगैरह से मारते हैं, चोट मारते हैं, तो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। धातु के इस गुण को कहते हैं क्या, ध्वनिक गुण या सोनरस का गुण कहा जाता है। लास्ट है, अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। या फिर हमें पूछ लेगा जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं, तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे क्या, कि धातु के अपवाद क्या हैं। ये तो गुणधर्म पढ़ लिए, अब अपवाद क्या है,
कि भौतिक गुणधर्म का कौन पालन नहीं कर रही है, वो क्या हो जाती है, अपवाद हो जाती है। चलिए तो आगे आगे हमारे पास है धातुओं के अपवाद। कि अपवाद क्या है, पहला है मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हमने बात की थी क्या, भौतिक गुणधर्म में धातु के, कि अधिकतर धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद क्या है, मरकरी है, मरकरी को ही क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इसको क्या बोला जाता है, पारा बोला जाता है। और पारे का जो प्रतीक होता है, मरकरी का जो प्रतीक होता है, वो क्या होता है, Hg होता है। तो अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी है, पारा है, ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। बात की थी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम एवं सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इनको हथेली पर रखने पर ये क्या होने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। तो क्वेश्चन आई, ऐसी धातुएं जिनको हथेली पर रखने पर वो पिघलने लगती है, कौन कौन सी हैं, तो सीजियम और गैलियम जो धातु हैं, उनको हथेली पर रखने पर वो पिघलने लगती हैं। क्यों, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु कौन कौन सी हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये तीन क्या है, क्षारीय धातु हैं। ये क्या होती हैं, इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलना क्या होते हैं, कम होता है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये है। या फिर हमें पूछ लेगा क्षारीय धातु कौन कौन सी हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ये क्या होती है, मुलायम होती है। मुलायम होने के कारण क्या होता है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इनके घनत्व और गलना क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्या, धातुओं के अपवाद, एक्सेप्शन हो गए हैं मेटल के। तो धातु के बारे में हमने ये पढ़ा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास रहा क्या, अधातु, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होती हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाती हैं। एग्जाम्पल सुनिए, पहला है कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है। अगला है सल्फर, अगला है आयोडीन, और अगला है ऑक्सीजन, और अगला है हाइड्रोजन। ये क्या है, आपकी अधातु है। ठीक, अब हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फर है, सल्फर का प्रतीक क्या होता है, एस होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है। अब जिस भी उदासीन तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सल्फर में 16 ही होंगे। और उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 16 ही होंगे। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भरते हैं किसमें, कोष में। तो इलेक्ट्रॉनों को कोष में भरेंगे, और कोष को इंग्लिश बोलते हैं सेल बोलते हैं। तो पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। दूसरे वाले में कितने आएंगे, 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 16। कितने बढ़ दिए हैं, 10। कितने रहे, 6। तो ये बढ़ दिए अगले वाले कोष में। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं, सबसे बाहरी कोष। सबसे बाहरी कोष कौन सा है, ये वाला जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस सबसे बाहरी कोष में तत्व जो होता है वो क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो तत्व जो है वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो क्या करेगा ये, या तो किसी तत्व से दूसरे तत्व से क्या ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर ये क्या कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, डोनेट कर दे किसी को। तो बाहरी जो कोष है ये हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए,
दो इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या फिर 6 त्यागना आसान है? तो सामान्य सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं फिर दिए जाते हैं, वही की क्या होती है, किसी भी तत्व की संयोजकता होती है। तो सल्फर की जो संयोजकता है वैलेंसी है, संयोजकता है वैलेंसी, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि क्या कर रहा है, 2 लेगा, जैसे 8 हो जाएंगे इसके पास, और ये स्थायी हो जाएगा। अब देखिए, जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो ये -2 हो गया है। तो माइनस चार्ज जो है ये क्या दर्शाता है? अधातु को दर्शाता है, अधातु। अगर प्लस आता तो प्लस किसको दर्शाता है? पीछे पड़ा है, प्लस आता तो किसको बताता है? प्लस वाला चार्ज धातु को बताता है, मेटल को बताता है। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है क्या? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अर्थात नॉन मेटल जो हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होती हैं। चलिए, पहला हमारे पास है, ये ठोस और गैस रूप में पाई जाती है। तो अधिकतर जो नॉन मेटल है, अधातु है, वो सॉलिड और गैसेज फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद क्या है? इसका अपवाद है जो ब्रोमीन है, वो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान में रखना है कि अधातु है, ये सामान्यतः ठोस और गैस रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है, इनमें विद्युत चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, विद्युत चालकता का गुण नहीं पाया जाता इनमें। ठीक है, और विद्युत चालकता गुण पाया जा रहा किसमें? धातुओं में। अपवाद क्या है इसका? अपवाद यह है कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये अपवाद है, ध्यान रखना है कि सामान्यतः अधातु होते हैं, ये विद्युत क्या होती है? कुचालक होती है, विद्युत का प्रवाह नहीं करती है। लेकिन अपवाद यह है कि जो ग्रेफाइट है, जो कार्बन का क्या है? एक अपरूप है, वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला है, ये चमकीली नहीं होती है। और धातु क्या थी? चमकीली थी, लस्टर बोलते हैं चमकीला को। ठीक है, अपवाद क्या है इसका? देखिए, चमकीली नहीं होती है अधातु, लेकिन अपवाद ये है कि जो आयोडीन है, ये क्या होती है? चमकीली अधातु। एकमात्र अधातु है जो चमकीली होती है, वो कौन है? आयोडीन। और आयोडीन का प्रतीक क्या होता है? आई होता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? और कार्बन क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है, इसके 3 अपरूप होते हैं, 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से में? पहला हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया फुलरिन। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। जिसमें से जो फुलरिन है, सॉरी ग्रेफाइट है, ये क्या है? एकमात्र अधातु है जो क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन आएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? वो हीरा है। क्यों है? क्योंकि इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है, मतलब हाई होता है इसका क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आगे देखिए, कार्बन का एकमात्र अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। कार्बन नहीं है विद्युत का सुचालक, कौन है? कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक। आगे देखिए, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो जल में घुलकर क्या देते हैं? अम्ल बनाते हैं। आपको ध्यान में रखना है क्या कि अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति पूछ लेगा, ये किस प्रकृति के होते हैं? तो किस प्रकृति के होते हैं? तो ये होते अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक नेचर के होते, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हमने पढ़ा क्या? अधातु के बारे में। क्या?
कि जो अधातु होती है ये सामान्यतः ठोस और कठोर होती है, लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जो ब्रोमीन है ये क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। फिर आगे हमने पढ़ा कि जो अधातु है अधातु है ये चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद क्या है कि आयोडीन जो है ये चमकीली अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अधातु जो है ये विद्युत का चालन नहीं करती है, लेकिन अपवाद क्या है कि कार्बन का अपरूप है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जिसमें से जो ग्रेफाइट है ये क्या करता है? विद्युत का प्रवाह करता है। ठीक है, ये अपवाद है इसका। अब देखिए जो हीरा है वो क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, अर्थात इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था क्या कि धात्विक सॉरी अधात्विक ऑक्साइड जो है, अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात एसिडिक नेचर के होते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अधातुओं में तन्यता, तन्यता, पहली बात तन्यता, दूसरा है आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, तीसरा है ध्वनिक, जिसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। ये गुण भी नहीं पाए जाते किसमें? धातुओं में, सॉरी अधातु में। धातु में पाए जाते तन्यता का, आघात वर्ध्यता का और ध्वनि का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने किस किस के बारे में बात की है कि धातु हैं वो क्या होती हैं, फिर धातु के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था क्या संयोजकता निकालना भी हमने सीखा था कि कैसे संयोजकता निकालते हैं, कब जो तत्व है वो धातु होगा और कब अधातु रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अधातु है उनके भौतिक, यानी अधातु हैं वो क्या होती हैं और अधातु के भौतिक गुणधर्म। और फिर हमने इन दोनों धातु और अधातु के अपवाद के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में इसे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को अवश्य लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके, अपने सपने साकार कर सकें। आई होप आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे और इसको सब्सक्राइब भी करोगे। आज के लिए इतना